So let's start. Am I audible? Yes, sir. Great. I think you're good now, boss. Ritik, ये हटा लो. तो you कल का क्लास नहीं करा था आपने? नहीं किया था? नहीं किया था. So this is your first class और क्या? अच्छा, Indian was completed. Okay, okay. So yesterday was just a basic introduction of philosophy and Indian concept as well as about Western concept. Yes. कल का ओके. ये कंटिन्यूस नोट्स चल सो रहे हैं दोस्त. अच्छा, उसमें से आपको क्या नहीं समझ में आया, आप मेरे को बताइए. कल का तो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर था. मेरा है कि मेरा बस ये डाउट है कि अगर आप नोट्स उधर एक रिक्वेस्ट में अगर आप नोट्स लिखवा दें इट विल बी बेटर. हाँ, वो तो मैं लिखवा दूंगा आपको. हैंड आउट में थोड़ा दिक्कत होता है. नहीं, अभी तो मैंने दिखाया नहीं. बेसिक चीजों का मैं नोट्स लिखवाऊंगा. जैसे पेपर 2 का है, रिलीजन का है, वो में अगर हैंड आउट मिलेगा ना तो वो आपके लिए बेटर है. आप अगर लिखवा देना उसका तो नहीं मिल रहा है. नेशनल फिलॉसफी है, वो भी दो बच्ची है, मतलब आप लिखवा दे तो ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेस्टर्न का मैं पूरा लिखवा दूंगा. ये अगर 1-2 पेज का हैंड आउट होगा तो वो आपके लिए बेटर होगा. ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं यार खुद लिखवाने की मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको बताऊं, कॉन्सेप्ट समझाऊं तो उसके बाद लिखा दूं आपको. ठीक है. सो यस्टरडे हमने क्या देखा था? फिलॉसफी देखा था. ठीक है. इंडियन पार्ट देखा था, वेस्टर्न पार्ट देखा था, डिफरेंस देखा था, दर्शन का कॉन्सेप्ट समझा था. इसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा था. उसके बाद हमने देखा था ऑब्जेक्टिविटी में और सब्जेक्टिविटी में रिलेशन. आई थिंक ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है. मैंने अभी कोई हैंड आउट नहीं दिया वेंकट. डोंट वरी, जो दूंगा मैं सबको दे दूंगा. तो ये कल पॉइंट ऑफ व्यू देखा था. उसके बाद हमने देखा था कि हिस्ट्री देखी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इंडियन वेस्टर्न. स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है इंडियन में, वेस्टर्न में. ठीक है. तो 6+1+3 थर्ड वेदांत था, अरविंदो, और 3 ऑर्थोडॉक्स नॉन ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, जैनिज्म, बुद्धिज्म और चारवाक. ये कॉन्सेप्ट थे. ठीक है. इसके बाद हमने देखा था कल हम सोक्रेटिस पढ़ रहे थे. ठीक है. सोक्रेटिस में हमने क्या पढ़ा था कल? डायलेक्टिकल. कल वीडियो देखी थी. डायलेक्टिकल मेथड क्या है? नहीं देखा था तो मैं समझा देता हूं थोड़ा सा. डायलेक्टिकल मेथड है ए मेथड ऑफ क्वेश्चन. आप लिखते रहो, ये सारी चीजें लिखना शुरू कर दिया करो. अब मैंने लिखा है डायलेक्टिकल मेथड, तो आप लिखते रहो. डायलेक्टिकल मेथड है ए मेथड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. कल 2-3 स्टेटमेंट्स मैंने दिखाई थी, तो आप अगर लेक्चर रिकॉर्डिंग होगा आपके पास तो लेक्चर्स आप देख लेना पूरा. उसमें 2-3 स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स लिख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग में क्या करा था हमने? मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है,
तो सोक्रेटिस क्या करता था, वाइज मैंस को ढूंढता था, ठीक है, अपना जितना कमाता था उसके बाद एक कॉफी हाउस में बैठ जाता था और बात करता था सबसे। तो उसका मेथड था डायलेक्टिकल मेथड। यही मेथड पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी में यूज करा गया है, ठीक है। जब वो कॉफी पीने बैठता था तो वो क्वेश्चन करता था, जब तक उसको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल जाता था, उसको फिर वो क्या कोशिश करता था कि वो यूनिवर्सल हो जाए, यूनिवर्सल स्टेटमेंट बन जाए, ठीक है। मतलब क्वेश्चन करा, क्वेश्चन का आंसर लिया, आंसर के बाद क्वेश्चन का आंसर ऐसा हो जो हर जगह एप्लीकेबल हो। इसी के बाद उसने बनाई थी एथिक्स। एथिक्स में क्या होता है, जो फंडामेंटल्स लॉज होते हैं वो सब पे एप्लीकेबल हो, चाहे वो पीएम हो चाहे वो कॉमन मैन हो। नहीं, एथिकल में कुछ कॉन्सेप्ट्स यूनिवर्सल हैं, तो वो जो भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो इस सोक्रेटिस का पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं प्लेटो पढ़ाऊंगा तो मैं प्लेटो का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, मैं एरिस्टोटल पढ़ाऊंगा तो मैं एरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। आफ्टर दैट जब हम उस चीज, जैसे मान लीजिए मैंने सोक्रेटिस को पूरा समझ लिया, वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ सोक्रेटिस, देन वी कम टू द क्वेश्चंस कि भाई इसमें क्या लूपहोल्स हैं इस थ्योरी में और इसका क्रिटिसिज्म क्या हुआ है। समझ गए आप? मान लीजिए मैंने सोक्रेटिस पढ़ा, सोक्रेटिस के बाद हमने देखा कि सोक्रेटिस का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हमने ये देखेंगे कि उसमें उसकी थ्योरी में क्या लूपहोल्स हैं और किस किस फिलोसफर्स ने उसका क्रिटिसिज्म किया है। क्योंकि सोक्रेटिस ने भी जब अपनी फिलॉसफी बनाई है, इसकी फिलॉसफी का कोई बुक अवेलेबल नहीं है। जो भी बुक अवेलेबल है वो किसकी अवेलेबल है, प्लेटो की। तो प्लेटो की बुक्स को कहा जाता है डायलॉग, डायलॉग कहा जाता है। उसके बाद उसका कोई नाम है, मान लीजिए रिपब्लिक नाम है बुक का, एक बुक का नाम रिपब्लिक है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट बुक है, दसियों बुक्स हैं, ऐसी एरिस्टोटल की भी बुक्स हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको, ऐसे ही सोक्रेटिस ने अपने प्रिसाइडर्स की पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिटिसाइज करा, जो थे सोफिस्ट। लिखते चले जाओ किसको किसने करा है। सोक्रेटिस के पहले थे प्रिसाइडर्स, सोफिस्ट, उनको सोफिस्ट को क्रिटिसाइज करा है। सोफिस्ट को क्रिटिसाइज, ओके वेंगे, मैं उस पर भी आऊंगा। ऑनलाइन वालों का भी मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, मैं उसको भी बताऊंगा। अब जब इन्होंने इसको क्रिटिसाइज करा तब इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई। हर फिलोसफर्स, चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, इंडियन में भी क्या था, मान लीजिए आपने सांख्य को पढ़ा, अब सांख्य को क्रिटिसाइज करा शंकर ने। शंकर ने जब क्रिटिसाइज करा तो उन्होंने एक अपनी थ्योरी बनाई अद्वैत वेदांत की। बुद्धिज्म जब क्रिटिसाइज करता है तो बुद्धिज्म प्रीवियस सारे चीजों को, सांख्य हो गया, मीमांसा हो गया, न्याय वैशेषिका हो गया, सबको क्रिटिसाइज करता है पहले बुद्धिज्म भी। क्रिटिसाइज करने के बाद फिर अपनी थ्योरी बनाते हैं। यह हर जगह का मेथड होता है। तो ऐसे ही सोक्रेटिस ने क्या किया था, अपनी थ्योरी बनाने से पहले सोफिस्ट को क्रिटिसाइज किया। डायलेक्टिकल मेथड मैं आपको समझा रहा था। डायलेक्टिकल मेथड होता है मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग। फर्स्ट चीज को बोलते हैं थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। यही चीज हीगल ने आगे चल के यूज करा, कार्ल मार्क्स ने यूज करा इसी कॉन्सेप्ट को। हाँ, डायलेक्टिकल मेथड का ही पार्ट है। इसमें होता क्या है, मैं एक एग्जांपल दूं आपको। जैसे मान लीजिए सोक्रेटिस के जो डिसाइपल्स थे, सोक्रेटिस ने कहा किसी भी वाइज मैन ढूंढो अपने, मतलब यहां पर कंट्री में वाइज मैन के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करना है, ये सब लोग बेकार हैं, सिर्फ अपनी एम्प्टी बेली फेल करते हैं, ठीक है। तो डिसाइपल्स ने उस बात को लेके जज से बात करी। जज जो कोर्ट के जज होते हैं, जो फैसला सुनाते हैं,
उन्होंने जज से पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मर्डरर, मर्डरर की क्या डेफिनेशन है? तो जज ने बहुत सिंपली हंसते हुए कहा द पर्सन हु किल्स अनदर मैन। ठीक है, आप एग्री करते हैं इस बात से? हैं? एग्री करते हैं? काइंड ऑफ। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन होगी? अच्छा, तो आप कह रहे हो फिजिकल एंड मेंटल। ठीक है, ठीक है। तो डिसाइपल क्या करते हैं सोफिस्ट के, वो कहते हैं अगर यही डेफिनेशन आपकी सही है तो उसका क्या करोगे जब एक सोल्जर, ये लिख लो, ये स्टेटमेंट आपको कहीं पर काम आएगा। अच्छा, मैं ठीक है, क्या है ना, अगर आप हल्का हल्का लिखते रहोगे ना, जैसे मान लिया जज लिख लिया, जज का मतलब दो वो है, ऐसे करके एक हल्का सा नोट्स बनाते चले जाओ, और जो मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको सारी डिक्टेट कर दूंगा। ये आपको उसमें लिखना नहीं है, ये पेपर्स में लिखना नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद करने के लिए इसके बारे में जानना जरूरी हो जाएगा। तो आप डायलेक्टिकल मेथड कभी भूलोगे नहीं। आप समझे? मैं इस देखो यार, मेरा क्या काम है, मैं एक रिसर्चर हूं, ठीक है, मैंने फिलॉसफी में पीएचडी कर रखी है, ठीक है। तो आप मेरा नाम डालोगे ना धनंजय त्रिवेदी गूगल पे भी, नहीं मैं आपको एक बात बता रहा हूं, तो जो मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं वो इस हिसाब से करता हूं कि आप चीजों को भूलो मत कभी। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो मैं वो चीज तो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है, बस ठीक है, ठीक है। तो सोक्रेटिस के डिसाइपल क्या कर रहे हैं? जज से बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा मर्डरर की डेफिनेशन। जज ने कहा मैन हु किल्स अनदर मैन। क्रॉस, ये क्या हुआ? फर्स्ट में क्या हुआ? क्वेश्चन किया गया, क्वेश्चन का रिप्लाई आया, क्वेश्चन के रिप्लाई के बाद अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो ये क्या करेंगे? फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे। उन्होंने कहा अगर एक सोल्जर किसी आदमी को मार देता है तो क्या वो मर्डरर के उसमें आता है ना? तो जज ने पहले जो कहा था, जज सत्ते में आ गया कि यार इसे कैसे डिफाइन करा जाए। तो जज ने कहा मैं आपकी डेफिनेशन ले लेता हूं और उसमें अपने पॉइंट पे ऐड कर देता हूं कि ऑर्डिनरी सिचुएशन में कोई अगर मैन दूसरे मैन को मारेगा तो वो मर्डरर होगा। अब फिर वो डिसाइपल सोक्रेटिस के कहते हैं अच्छा अगर ऐसा है तो ये बताओ, अगर कोई डॉक्टर ऑर्डिनरी सिचुएशन में गलती से कोई गलत मेडिसिन दे दे और पेशेंट मर जाए तो क्या ये मर्डर की डेफिनेशन हो गई? तो जज हो गया पागल। जज ने कहा तुम किसके स्टूडेंट्स हो? तो उसने कहा हम सोक्रेटिस के स्टूडेंट्स हैं। तो जज कहता है, ये स्टेटमेंट है मेरे पर लिखी हुई, तो सोक्रेटिस हैज करप्टेड द यूथ ऑफ ग्रीक। टाइम ग्रीक को यूनान कहते थे। तो सोक्रेटिस हैज करेक्टेड द यूथ ऑफ ग्रीक। तो ये एक इल्जाम आया सोक्रेटिस के ऊपर। आई थिंक ऑनलाइन क्लियर हो रहा है दोस्तों, या बस थोड़ा सा मैं जस्ट आपको दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं, देन वी विल मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए आपको याद होना चाहिए, बस इसीलिए रिमाइंड करा रहा हूं। अब क्या हुआ? एक तो इल्जाम सोक्रेटिस पे लग गया कि उसके डिसाइपल या उसके चेले ग्रीक के लोगों को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, टू द मैटर ऑफ क्वेश्चन करते हैं तो हर आदमी तो आंसर नहीं कर सकता ना, जो बहुत ज्यादा वाइज मैन होगा वही आंसर कर पाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, सोक्रेटिस ने
जो प्रेजेंट गॉड थे, जैसे जिसे वहां इंद्र बोला जाता था, इंद्र माना जाता था, जैसे हमारे यहाँ इंद्र माना जाता था वहां पर भी इंद्र माना जाता था। तो सोक्रेटिस ने कहा, एक कहानी आती है कि इंद्र ने एक लेडी को करप्ट कर दिया और प्रेग्नेंट कर दिया। इंद्र, एक माउंटेन था वहां पर, माउंटेन का नाम था ओलंपिया। ओलंपिया पे एक लेडी खड़ी थी माउंटेन पे, एक लेडी खड़ी थी। तो इंद्र को लेडी अच्छी लगी, तो उसने कहा, उसके साथ वो जो भी करा उसे करप्ट करके प्रेग्नेंट कर दिया। तो जो वहां का लीडर था वो अपने आप को सन ऑफ गॉड मानता था, अलेक्जेंडर के दादा। अलेक्जेंडर का नाम सुना है ना, अलेक्जेंडर के दादा वो अपने आप को मानते थे सन ऑफ गॉड। ठीक है, तो इस चीज को सोक्रेटिस ने कहा कि आई डू नॉट बिलीव ऑन दोज गॉड्स हु करप्ट द लेडी। Those kind of gods who has corrupted the lady. I cannot accept those kind of gods who have corrupted the lady, who do not have any ethical and moral reasoning. तो ऐसे गॉड को मैं रिजेक्ट, सो आई एम रिजेक्टिंग दोज काइंड ऑफ गॉड। उसने ऐसे गॉड को रिजेक्ट करा। तो ये बात फैल गई पूरे ग्रीस में। जब ये बात फैल गई तो सोक्रेटिस को कहा कि ये करप्ट कर रहा है हमारे यूथ को, दूसरा ये हमारी पॉपुलेशन में गॉड के प्रति भी घृणा पैदा कर रहा है। ये दो पॉइंट थे जिसकी वजह से सोक्रेटिस को क्या हुआ, मरना पड़ा। तो फिर जब जज के पास आए दोबारा, तो एक केस चला सोक्रेटिस पे और ये सारी चीजें पूछे गई। उसने कहा, आई ओनली रिस्पेक्ट द वाइज मैन, नॉट एनीवन एल्स। ओनली रिस्पेक्ट द वाइज मैन। और अपने स्टूडेंट्स को भी कहता था, ओनली रिस्पेक्ट द वाइज मैन। ठीक है, जब केस चला तो उसको 3 ऑप्शन दिए गए थे कि आप ओलंपिया से गिर के मरेंगे या हेमलेट पिएंगे, मतलब जहर पिएंगे, और एक ऑप्शन और था। तो उसने कहा कि मैं जहर पीना पसंद करूंगा। वो ऐसा जहर था कि वो गले से नीचे उतरेगा तुरंत मर जाता है इंसान। तो प्लेटो जो उसका शिष्य था, उसने कोशिश करी कि मैं अपने गुरु को बचा लूं। तो जब गुरु को बचाने की कोशिश, उसने कहा कि मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक बात कर रखी है, आप निकल जाइए। तो उसने कहा, अगर मैं सपोर्ट करता हूं मोरालिटी को और एथिकल कॉन्सेप्ट्स को, तो मैं उनको फुलफिल भी करता हूं अपनी लाइफ में। फुलफिल करने का मतलब मैं उन पे चलता भी हूं, उन आदर्शों पे चलता भी हूं। तो उसने रिजेक्ट कर दिया और फाइनली उनको वो पिलाया गया, जहर पिलाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसी में कर देते हैं। तो फिर एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट देता है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस कहता है, यू कैन किल माई बॉडी इफ यू वांट टू किल माई सोल। उसके लिए क्या करना होगा, मुझे करप्ट आदमी की चेयर पे बिठा दो तो मेरी सोल भी मर जाएगी। ये भी एक तरीके का व्यंग्य था, मतलब उस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, पूरे जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसके ऊपर एक व्यंग्य था कि मोरल इंसान को मारना है तो किसी करप्ट आदमी के उसके चेयर पे भी बिठा दोगे तो मोरालिटी भी मर जाएगी। तो ये टोटल इनकी स्टोरी थी। ठीक है, स्टोरी के बाद अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई है तो आपको उसके कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी फिलॉसफी बनती है वहां के सिस्टम के बेसिस पे। जो भी वहां का आर्थिक और इकोनॉमिक सिस्टम होगा और जो जुडिशियल सिस्टम होगा, उसके बेसिस पे ही फिलॉसफी बनती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट लिख लो, इकोनॉमिक और जुडिशियल सिस्टम के बेसिस पे ही
लोग फिलॉसफी डिराइव कर पाते हैं। अब सोक्रेटिस मर गया तो सोक्रेटिस ने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे। जब सोक्रेटिस ने बहुत सारे वाइज मैन से बात करी और सारा चीज क्लियर करा, तो उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि जो मैं यूनिवर्सल की डेफिनेशन नहीं लिखी ना, आपने कल लिखा था कुछ, हाँ वैसे ही है, एक डेफिनेशन लिख लो सब्सटेंस की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सब्सटेंस इज सब्सटेंस। The most important feature of a substance is independent existence. The most important feature of a substance is independent existence. It do not depend on anything else for his existence. It do not depend on anything else for his existence. Second है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कॉमन एंड एसेंशियल, common and essential quality of all the member of particular class. Common and essential quality of all the member of particular class. इसका एग्जाम्पल है मैननेस, काउनेस, चेयरनेस, ईटीसी। मैन के अंदर सारे मैन है, उसके अंदर एक कॉमन क्वालिटी है मैननेस की, काउनेस की। ये इंडियन फिलोसफी में भी है कुछ एक्सपेक्ट्स में, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल क्वालिटी हो गई। रियलिटी क्या है? अब रियलिटी होती है इट इज जनरली एक्सेप्टेड एज एग्जिस्टेंस। यू गो थ्रू द स्टडी क्लास ऑल्सो। कल की क्लास एक बार देखना है, भले उसे जल्दी करके देख सकते हैं 1.5 पे 2 पे, तो उसको वैसे करके देख लेना, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और ठीक है, उसमें कुछ चीजों को मैंने बहुत डिफाइन करके बताया है ना। तो हम सोक्रेटिस पे आए थे। अगर आपको सोक्रेटिस समझ में नहीं आएगा तो आप प्लेटो समझ नहीं सकते। बस इसको जरा से ही पढ़ना है, यही आप समझे नहीं। अगर आप सोक्रेटिस को नहीं समझेंगे तो आप, सोक्रेटिस ने अपनी सारी फिलॉसफी, प्लेटो ने अपनी सारी फिलॉसफी सोक्रेटिस के बेसिस पे ली है। तो अगर सोक्रेटिस ही नहीं पता होगा तो प्लेटो कैसे समझेंगे? आप समझ रहे हो? मान लीजिए प्लेटो ने कहा डायलेक्टिकल मेथड, तो डायलेक्टिकल मेथड लिया कैसे है? उसने बात करी है डायलॉग की, तो डायलॉग आया कैसे है? आप समझ रहे हो? कोई भी आंसर आप लिखोगे ना, अगर मान लीजिए आपको एस्से भी लिखना है, तो आप अगर इसका कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो आपका एस्से में नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस है, क्योंकि इसने नॉलेज इज वर्च्यू बोला है। एक स्टेटमेंट याद है, नॉलेज इज वर्च्यू। अगर मैं नॉलेज एंड वर्च्यू यहां पर यूज करता हूं तो ये इसका स्टेटमेंट नहीं है। आप समझ रहे हो? इसलिए सोक्रेटिस पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कम से कम आधा घंटा सोक्रेटिस बताने में यूज कर रहा हूं। सोक्रेटिस ने जब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करी तो उसे लगा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल थिंग्स है, उसको कह सकते हैं कॉन्सेप्ट। अब ये एक तरीके से ऐसे वो बना के चलना, सोक्रेटिस का टर्म यूज करा उसने, टर्म है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल।
कॉन्सेप्ट्स आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है? कॉमन एंड एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ पर्टिकुलर क्लास। ये मैंने बता दिया, जैसे मैननेस, काउनेस, ईटीसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये यूनिवर्सल मिलेगा कहां? तो उसने कहा ये मेंटल इन नेचर है, ये हमारे दिमाग में है। कॉन्सेप्ट, ये मेन टर्म है कॉन्सेप्ट। ये मेन टर्म है ये अपने यूनिवर्सल को क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स कहां मिलते हैं? मेंटल इन नेचर है। अब एक क्वेश्चन उठता है जो कि प्लेटो की भी थ्योरी है, कॉपी ऑफ आइडियाज। तो सोक्रेटिस भी ये मानता है कि जो मटेरियल थिंग है वो इम्परफेक्ट है, मटेरियल थिंग है वो इम्परफेक्ट है। तो वो कैसे आते हैं? वो परफेक्शन की कॉपी होते हैं। किसने? लेकिन सोक्रेटिस ने नहीं कहा है। आप समझिए, अभी हम सोक्रेटिस पढ़ रहे हैं, सोक्रेटिस ने ये नहीं कहा है। ये डिफरेंस है सोक्रेटिस और प्लेटो में। प्लेटो उसको ले जाता है, प्लेटो दो एक्सपेक्ट मानता है, एक फिजिकल वर्ल्ड का, सेकंड ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। इसको वो नहीं मान रहा है अभी, वो वहां पर बात ही नहीं करी है उसने। तो जो हमें जहां तक पता है सोक्रेटिस का, वो यहां तक ही पता है। ठीक है, तो एक दो पॉइंट लिख लो। सोक्रेटिस के मेन कुछ स्टेटमेंट्स हैं। मैन इज नॉट बॉर्न फॉर ईटिंग एंड फिलिंग हिज बेली। आदमी सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है कि अपना पेट भर ले। उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैन नीड टू सर्च फॉर नॉलेज और मैन हैव टू सर्च फॉर नॉलेज। वन सेकंड, एक पॉइंट और लिख लीजिए, मॉरलिटी शुड बी यूनिवर्सल। ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट है सोक्रेटिस की। इसी के बाद जो वेस्टर्न एथिक्स है, मॉरलिटी शुड बी यूनिवर्सल, इसके बाद पूरा वेस्टर्न एथिक इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलता है। ठीक है, सोक्रेटिस एक और चीज कहते हैं, थर्ड पॉइंट, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। It means always check the thing with reason, then accept. हाँ वेंकट, मैं आप देख रहा हूं आपका भी। उस टाइम ज्यूज नहीं बोलते थे उसको, कोई एक अलग टर्मिनोलॉजी थी। ऑलवेज चेक फॉर द थिंग विथ रीजन देन एक्सेप्ट। सोक्रेटिस के बारे में और एक दो चीजें लिख लें। सोक्रेटिस इज द फर्स्ट थिंकर हु कंबाइन एथिक्स विथ फिलॉसफी। He made the ethics the part of philosophy. वेंकट आप भी लिखते रहना। He made core ethics, second point, he made core ethics without any exception. सोक्रेटिस में हमने देखा टर्म उसने यूज करा है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल होते हैं
और ये मेंटल इन नेचर होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना ही जानने की जरूरत है कि उसने एक नया कॉन्सेप्ट को इजाद करा है, जिसका नाम, उसने एक टर्म को यूज किया जिसका नाम कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को वो मानता था कि वो यूनिवर्सल इन नेचर है। हाँ, सबसे बड़ी बात जो कल मैंने बताया था, अब इसको जानने का तरीका क्या है? कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे भी तो, उसका एक ही तरीका है, कॉन्सेप्ट इज नोन विथ बाय रीजन। तभी ये इसे कहा जाता है रैशनलिस्ट फिलोसफर। दो धाराएं हैं ना, द एम्पिरिसिस्ट एंड रैशनलिस्ट। ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। हाँ, और तीन चीजें सोक्रेटिस के बारे में और लिख लीजिए। फिलॉसफी ऑफ सोक्रेटिस, ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट। ठीक है वेंकट, ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी seen by senses. We can't see concept by senses, it means that. ठीक है? So knowledge come through reason, not by senses. Second line में लिख लेना। So knowledge comes through reason, not through senses. ये स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख सकते हो इसको। Knowledge comes through reason, not through senses. And the source of knowledge is not from senses but from reason. ये स्टेटमेंट इसकी मेटाफिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू को करेगी आगे। ओनली आइडियाज आर रियल, अदर थिंग्स आर इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ आइडिया। आइडिया या कॉन्सेप्ट करके लिख लो, और करके कॉन्सेप्ट जरूर लिखो, क्योंकि आइडिया यूज करा है। आइडिया और कॉन्सेप्ट, ओनली आइडिया और कॉन्सेप्ट्स आर रियल, अदर थिंग्स आर इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ कॉन्सेप्ट। इसको भी समझ लो, ये मेटाफिजिकल स्टेटमेंट है। लिख लिया? आपने लिख लिया वेंकट? यस सर। ठीक है, समझ में भी आ रहा है ना आपको भी? यस सर। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए रोज है, तो रोज एक फ्लावर है, तो ऐसे बहुत सारे काली फ्लावर हो गया, गेंदे का फूल हो गया, डिफरेंट तरीके के फूल हैं, ठीक है? तो ये परफेक्ट नहीं है, जो स्टेटमेंट हमने लिखी है ना, ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कहां है? वो हमारे मेंटल है, जो एक आपको पूरी वो चेन दिखाई थी, परफेक्टनेस मेंटल लेवल पे है, ये सिर्फ एक उसकी कॉपी है। तो ये हमेशा जो भी ऐसी चीजें होंगी वो क्या होंगी? इम्परफेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑल द मटेरियल वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स आर imperfect copy of concept. सर फिर से एक बार रिपीट करें। क्या बोला मैंने? All the material worldly objects are imperfect copy of concept. तो जब इम्परफेक्ट चीजें हैं तो परफेक्टनेस कहां से आएगी?
तो परफेक्टनेस आएगी रीजन से। तो स्टेटमेंट लिखेंगे द परफेक्ट फ्लावर कैन बी नोन थ्रू रीजन। द परफेक्ट फ्लावर कैन बी नोन थ्रू रीजन। द परफेक्ट फ्लावर कैन बी नोन थ्रू रीजन। अच्छा, एक चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मेरे को इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली, रीजन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, आप बताओ। फिर आपसे पूछे वेंकट, पहले इनसे पूछते हैं रीजन क्या है, कैसे जानते हैं रीजन को। थिंकिंग, ठीक है। रीजन बुद्धि से जाना जाता है। बुद्धि का जो विषय है वो रीजन है, रीजनिंग है। तो हमेशा याद रखना है, बुद्धि इज ए इंडियन टर्मिनोलॉजी। वेस्टर्न में बुद्धि यूज नहीं हुआ है कहीं पर भी। आपने जब योग पढ़ा होगा या सांख्य पढ़ा होगा तो महत आया होगा, महत को ही बुद्धि कहा जाता है। और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में सिर्फ माइंड होता है। ये पता है ना, पहले ये पता है ना, वेस्टर्न में सिर्फ माइंड यूज करा जाता है, बुद्धि के लिए भी, ईगो के लिए भी, और मन के लिए भी, मनस जिसे कहा जाता है। तीनों चीजें के लिए एक ही वर्ड है, माइंड। लेकिन इंडियन कॉन्सेप्ट में क्या है, महत। महत मतलब बुद्धि, बुद्धि के बाद मनस, मनस मतलब माइंड, और ईगो। तीन कॉन्सेप्ट हैं इंडियन उसमें। यार ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम कैसे जानते हैं, थ्रू रीजन, इसी को हम बुद्धि कहते हैं। तो ये समझने के लिए जरूरी है कि हम माइंड से रीजनिंग करते हैं, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। लेकिन उसे ध्यान रखना कि ये बुद्धि से होती है रीजनिंग। अच्छा अच्छा, इंडियन कॉन्सेप्ट आपने इंडियन पढ़ लिया ना, आपसे इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि आपका थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा और थोड़ा आप समझ भी पाएंगे। ये कैसे हम डिफाइन करते हैं कि ये बुद्धि है, ये मन है, कोई एग्जांपल से बताओ। हाँ, अपने तरफ से कुछ भी, जो वट एवर यू थॉट। तो फिर तो दोनों एक ही चीज हो गई, मन भी तो उसी टाइप से काम कर रहा है, बुद्धि भी वैसे टाइप कर काम कर रही है। चलो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। रीजनिंग होती है लेकिन ठीक है, और बॉडी, ये तीन कॉन्सेप्ट है। इसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे आप इंडियन फिलोसफी को समझ सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है। बहुत बड़े थिंकर्स ने, मतलब थिंकर्स क्या कहेंगे, बहुत ऋषियों ने इस चीज को समझना, समझाने की कोशिश करी है। सो आई एम जस्ट टेकिंग दैट कॉन्सेप्ट ओनली, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। ठीक है, बॉडी होता है, मन होता है, और बुद्धि होती है। ऐसे समझिए कि जैसे मुझे भूख लगी, भूख किसे लगती है, भूख लगती है बॉडी को, क्योंकि बॉडी की नीड होती है एनर्जी। बॉडी को अगर सरवाइव करना है तो हमें चाहिए एनर्जी। वेंकट, आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन आवाज आ रही है? आ तो रही है। ऑनलाइन वाले प्लीज लिख दो कुछ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेंकट,
हाँ मुझे भी यही लग रहा है। चलिए ओके, आवाज आ रही है? अब आ रही है मेरी? ठीक है ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं 3 कॉन्सेप्ट को समझने की, बॉडी, मन जिसे माइंड कह रहे हैं आप, और बुद्धि जिसे हम विजडम कह रहे हैं। तो जैसे एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी की नीड है एनर्जी की, तो उसे एनर्जी कहां से मिलेगी? फूड। बॉडी इतना ही सोचती है, बॉडी इतना ही सोचती है मेरी बेसिक नीड पूरी हो जाए, जो एनर्जी मेरे को चाहिए वो यूटिलाइज होनी चाहिए। अब बॉडी ने मन से कहा कि भैया खाना चाहिए मुझे, मन कहेगा यार पैसे तो नहीं है। मन क्या करेगा? बॉडी की नीड पूरी करने की कोशिश करेगा। मन कहेगा यार पैसे तो नहीं है यार, खाना तो चाहिए, छोले भटूरे। तो मन कहेगा यार एक बार चलते हैं बाहर, देखते हैं कहीं छोले भटूरे तो मिल रहे हैं। अब छोले भटूरे मिल रहे हैं 15 रुपए के, ठीक है। मन कह रहा है यार 15 रुपए तो नहीं है, क्या करा जाए कि छोले भटूरे मिल जाए, शरीर की आवश्यकता भी पूरी करनी है, वी हैव टू सेटिस्फाई द बॉडी नीड ऑल्सो। तो क्या करेगा? यार छोले भटूरे वाला देख नहीं रहा है, तो भटूरा उठा लेते हैं, क्या दिक्कत है? ये मन है। इसका मतलब मन को बॉडी की नीड पूरी करने के लिए अगर अनएथिकल चीज भी करनी हो तो मन पीछे नहीं हटेगा। मन के साथ जुड़ी हुई है बुद्धि। वेंकट, मन के साथ जुड़ी है बुद्धि, जो ये रीजनिंग देगी कि ये सही और ये गलत है, वो काम है बुद्धि का। ये एसोसिएटेड ही रहते हैं हमेशा। आप ये नहीं कह सकते कि ये अलग है और ये अलग है। जैसे ही एक कॉन्सेप्ट आएगा कि मेरे को खाना चाहिए, अब खाना लेने के लिए जैसे ही मन काम करेगा तो उसके ऊपर एक बुद्धि रहती है जो हमेशा ये कहेगी यार ये सही होता है, ये गलत होता है, ये सही होता है, ये गलत होता है। तो जो बुद्धि काम करती है इंस्टेंट पे एकदम से, वो रीजन सही होता है हमेशा। आपको हमेशा वो बता देगी कि ये यार ये उठाना गलत है यार, कहीं मेहनत कर लो, 1 घंटे यार किसी को पढ़ा लो, पैसे मिल जाएंगे, खा लेना। या 1 घंटे जाके मजदूरी कर लो, पैसे मिल जाएंगे, खा लेना। तो ये काम करेगी बुद्धि। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऑनलाइन वाले भी? तो ये बुद्धि होती है, ये बहुत जरूरी है। कहीं पर भी आप पेपर लिखेंगे, एस्से लिखेंगे या रीजनिंग देंगे तो आप कॉन्सेप्ट बताएंगे कि नॉलेज कैसे यूटिलाइज करी जाती है। तो उसका मेन सोर्स है बुद्धि, जो डिसीजन भी लेती है। तो जब आप कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, कोई भी सिविल सर्वेंट लेता है तो अपनी विजडम के बेसिस पे लेता है, माइंड के बेसिस पे नहीं लेता। ठीक है, तो हमने सॉक्रेटिस का लिख लिया ना सारा। तो अल्टीमेट रियलिटी क्या है? कॉन्सेप्ट है। अल्टीमेट रियलिटी इज कॉन्सेप्ट। अल्टीमेट रियलिटी इज कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे प्लेटो की। प्लेटो कौन था? सोक्रेटिस का ही डिसाइपल था, ठीक है। आप जितनी भी चीजें प्लेटो ने सीखी हैं वो सीखी है सोक्रेटिस से। लेकिन जब प्लेटो बैठा तो प्लेटो ने ये कहा कि कुछ चीजें जो सोक्रेटिस ने बताई हैं वो एज इट इज सेम नहीं है। तो उसने कुछ चीजें चेंज करी
और उसके बेसिस पे अपना थॉट प्रोसेस बनाया। तो एक फिलोसफर है व्हाइट हेड, पूरा नाम है अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइट हेड, ALFRED। अल्फ्रेड नॉर्थ NORTH व्हाइट हेड, ये भी एक फिलोसफर है। इन्होंने एक अलग है, सिर्फ इसका नाम लिख लो। अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइट हेड सेड, quote unquote, all Western philosophy is footnote of Plato. All Western philosophy is the footnote of Plato. प्लेटो की कई बुक्स हैं, जैसे रिपब्लिक एक बहुत फेमस बुक है जो थ्योरी ऑफ जस्टिस को बताएगी। थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे प्लेटो की थ्योरी में। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस हम अलग से पढ़ेंगे जब हम सेकंड पेपर देखेंगे। हाँ, रिलीजियस फिलोसफी से पहले एक सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी भी है ना, तो उसमें जस्टिस, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो दो पेपर उसमें भी 2 सेक्शन बढ़ते हैं, तो एक में ये वाला सेक्शन आता है, उसमें हम दोबारा ये पढ़ेंगे रिपब्लिक के बेसिस पे प्लेटो को। अभी सिर्फ हम प्लेटो के कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे। सोफिस्ट के एक थॉट था, मैन इज मेजर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, सोफिस्ट कहते थे, ये प्लेटो मतलब सोक्रेटिस के पहले के लोग थे जो जिन्हें सोफिस्ट कहा जाता था। सोफिस्ट कहते थे मैन इज मेजर ऑफ एवरीथिंग, तो उन्होंने मैन को फ्रंट पे रख दिया, बाकी गॉड और सबको बाहर कर दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी फिलॉसफी को बनाने के लिए क्या किया जाता है? मैन एज इन लाइक मेल और ह्यूमन बीइंग मैन सर, क्योंकि मैन इज ए ह्यूमन बीइंग। when we consider man will be considered as human being. Okay sir, because this could be useful for women empowerment argument. Always whenever we talk philosophy या philosophical concept, man is means human being. It include men, women, transgender, everything. तो सबसे पहले सोफिस्ट ने प्लेटो ने क्या करा, सोफिस्ट की फिलॉसफी को क्रॉस करा। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, किसी भी न्यू फिलॉसफी को बनाने के लिए पहले की प्रिसाइडर फिलॉसफी को गलत साबित करना होता है थ्रू रीजंस, थ्रू एक्सप्लेनेशंस। तो सोफिस्ट को गलत साबित करा, उसके बाद उन्होंने अपनी फिलॉसफी बनाई। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, स्टेटमेंट है, ओपिनियन कैन नेवर बी नॉलेज। ओपिनियन, Plato said, opinion can never be knowledge. ऐसा क्यों कहा होगा प्लेटो ने? हाँ, अगर मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 लोगों के ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, तो ओपिनियन कभी भी नॉलेज नहीं हो सकता। सोफिस्ट कहते थे ओपिनियन नॉलेज होती है, भले ही वो डिफरेंट लोगों की हो। तो इससे ओपिनियन अगर नॉलेज नहीं हो सकती है तो नॉलेज क्या होगी? कोई यूनिवर्सल चीजें होंगी जिसको काटा ना जा सके। आप समझ रहे हैं? ऑनलाइन भी अगर ओपिनियन को हम मानते हैं कि डिफरेंट हो सकता है, तो कोई ऐसी चीज होगी जो परमानेंट भी होगी। ये थॉट प्रोसेस होता है। ऐसे एक थिंकर
or if you already checked. सॉरी, एक बार फिर से बोलना। ओके, मैं कह रहा हूं ओपिनियन कैन नेवर बी नॉलेज। प्लेटो सेड ओपिनियन कैन नेवर बी नॉलेज। का मतलब है कि जो नॉलेज है वो ओपिनियन नहीं हो सकती, क्योंकि ओपिनियन मान लीजिए दे आर 100%, तो 100% हैव देयर डिफरेंट ओपिनियन ऑन मैन, different theories on man, and how they perceive man is also different. तो मैन तो है, लेकिन उसके बारे में अगर डिफरेंट लोगों से पूछा जाएगा तो उसकी ओपिनियन डिफरेंट है। ठीक है, मान लीजिए रोज है, किसी को रोज ब्यूटीफुल लगेगा, किसी को रेडनेस ज्यादा लगेगी, किसी को तोड़ने का ही मन करेगा। तो ये सारे ओपिनियन है, लेकिन मैन एक कांस्टेंट चीज है, तो मैन यूनिवर्सल हो सकता है ना। मैन के ऊपर ओपिनियंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या यूनिवर्सल? तो बेसिकली प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, सोक्रेटिस हो गया, उन्होंने यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स बनाने की कोशिश करी है हमेशा, कि हम यूनिवर्सल कैसे बनाएं। ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है इनका। जैसे 2 + 2 = तो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गई ना, इसमें ओपिनियन मैटर नहीं करेगा कि 2 + 2 5 हो गया, 2 + 2 3 हो गया, ये नहीं है। दिस इज ए यूनिवर्सल स्टेटमेंट। तो इसमें ओपिनियन को हटा, जैसे ही आप ओपिनियन हटा देंगे आप यूनिवर्सल की तरफ चलने लगेंगे। तो आपको क्या ढूंढना है? यूनिवर्सल ढूंढना है, यही प्लेटो ढूंढ रहा है। ठीक है, एक और बात बोलता है, ओपिनियन कैन बी कॉन्ट्रडिक्टेड। जो चीज हमने अभी समझी उससे क्या मतलब हुआ? ओपिनियन कैन बी कॉन्ट्राडिक्टेड, लिख लो ये। तो वी कैन नॉट बिलीव ऑन ओपिनियन। ओपिनियन कैसे आते हैं? ओपिनियन केम फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। लिख लो, ओपिनियन केम फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। Opinion came from sense organs, and sense organs are not reliable. Sense organs are not reliable source of knowledge. जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल समझिए, ये एग्जाम्पल नोट भी कर लें। ये कल मैंने बताया था वैसे, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं। जैसे प्लेटो कहता है, प्लेटो का एग्जाम्पल है, एक हॉट वाटर है, एक बहुत कोल्ड वाटर है। प्लेटो ने अपना एक हाथ बहुत गर्म पानी में डाला और एक हाथ अपना बहुत कोल्ड पानी में डाला, और एक ये जनरल वाटर है, ना तो गर्म है ना कोल्ड है, नो रूम टेम्परेचर का वाटर है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद प्लेटो ने अपना हाथ को निकाला एक साथ और जनरल वाटर में डाल दिया, तो क्या होगा? क्या होगा इससे? टेम्परेचर नॉर्मलाइज होगा। हाथ को जब यहां पर हॉट समझ में आएगा, तो जब नॉर्मल पानी पे डालेगा तो क्या कहेगा? ये यार ठीक है, यार अच्छा लग रहा है, हाथ ठीक लग रहा है। यहां पर हाथ डालेगा तो ये हाथ क्या बताएगा? यार गर्म है ये। तो एक हाथ बता रहा है कि ये कोल्ड है और एक हाथ बता रहा है ये हॉट है, सेम पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो क्या सेंसेस को
माना जा सकता है रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज? नहीं माना जा सकता। ये एग्जांपल है व्हाई सेंसर्स आर नॉट कंसीडर्ड ए रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज। उसका ये एग्जांपल आप एग्जांपल देके मेंस में समझा सकते हैं, प्लेटो ने बताया है। तो आपकी रीजनिंग पावर विद एग्जांपल्स अच्छी होती है। आप इस एग्जांपल को कहीं और भी कोट कर सकते हैं जहां पर आपको रिक्वायरमेंट हो, जहां पर आप सेंसस के बारे में बात कर रहे हैं और सेंसस को आपको प्रूव करना है कि सेंसस आर नॉट रिलायबल सोर्सेज, चाहे वो इंडियन फिलॉसफी हो चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी हो। तो ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, इसलिए एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, करीब रेलवे स्टेशन पे आप जाएं तो रेलवे स्टेशन में देखेंगे दो पटरियां जा रही हैं। जब आप थोड़ी दूर तक देखेंगे तो लगता है दोनों मिल रही हैं। ये टच का एक एग्जांपल है, ये आई का एक एग्जांपल है, ये सेंसस का एग्जांपल है। तो क्या वो कभी मिलती हैं पटरियां? वो तो इंडियन फिलॉसफी में सबसे ज्यादा लिया गया है। हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन वो जो प्रभाकर ने उसको डिफेंड करा है वो सबसे अच्छा डिफेंड करा है अभी तक। शंकराचार्य ने जो डिफेंड करा है वो रियलिस्टिक थॉट नहीं है, लेकिन जो प्रभाकर ने मीमांसा थॉट है ना, उसमें प्रभाकर और कुमारिल भट्ट है। जो प्रभाकर ने डिफेंड करा है वो जो सोर्स ऑफ जो तरीका है डिफेंड करने का सेंस ऑर्गन परसेप्शन का, वो सबसे बढ़िया है। ऐसी एक फिलॉसफी है योग की, जो सबसे स्टेबल थॉट है पूरे, मेरे जहां तक मुझे लगता है वो योग का है। शंकर है, शंकर ने फिर वो कॉन्सेप्ट ऑफ माया, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ये सब लगाया। लेकिन योग फिलॉसफी ने क्या किया? योग फिलॉसफी ने शांख से ही तो लिया है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। प्रकृति मानी है, पुरुष माना है। अब सांख्य कहता है कि इन दोनों का मिलने का कोई वैसा तरीका नहीं है, सिर्फ यही एक कमी थी सांख्य के कॉन्सेप्ट में। तो योग फिलॉसफी ने मान लिया कि गॉड इफिशिएंट कॉज मान के इनके बीच का रिलेशन डिफाइन कर दिया। और सबसे स्टेबल फिलॉसफी इसलिए भी कहता हूं कि इसको यूज करा जाता है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, सारी चीजें प्रैक्टिकल बेसिस पे यूज करी जाती हैं, इसलिए सबसे स्टेबल थॉट माना जाता है। ऐसी मेरी समझ है काफी स्टडी करने के बाद, इसलिए से सबसे स्टेबल माना जाता है। लेकिन जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं वो शंकराचार्य को सबसे अच्छी फिलोसफी मानते हैं, क्योंकि शंकर ने बहुत वेल डिफाइंड प्रोसेस दिया है। लेकिन वो सिर्फ ज्ञान की बात करते हैं। हर आदमी ज्ञानी नहीं हो सकता, हर आदमी वाइज मैन नहीं हो सकता। ऑनलाइन समझ में आ रहा दोस्त? समझ में आया? यस सर। तो योग में हर डिफरेंट तरीके के साधक हैं। साधक मतलब द पर्सन हु फॉलो योग फॉर हिज अपलिफ्टमेंट। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर, क्रिया योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, अष्टांग योग है। इसलिए इसको मेरी समझ से मेरे को लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्लेटो क्या कहता है? मूविंग बैक टू द प्लेटो, सेम एज सोक्रेटिस, रीजन लिख लो उसको, रीजन इज द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज। रीजन रीजन इज द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज। अब हम अगर रियल सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करेंगे तो हम थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ नॉलेज एक हेडिंग डाल लो नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे डाल लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने दो तीन चीजें पहले ही देख ली हैं। ओपिनियन के बारे में बात कर ली, रियल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं हो सकती। हाँ, अब ये सब प्लेटो थ्योरी ऑफ नॉलेज में जा रहा है। थ्योरी ऑफ नॉलेज को क्या कहते हैं? एपिस्टेमोलॉजी। तो अब हम इस पे एपिस्टेमोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं।
तो पहले हमने देखा इसमें लिख लो, ओपिनियन कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ रियल नॉलेज। ओपिनियन अभी पीछे समझाया था ना, हाँ इसी में ओपिनियन थ्योरी ऑफ नॉलेज बनेगी ना, कि पहले पता चलेगा ना क्या क्या हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ओपिनियन कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ रियल नॉलेज। सोर्स ऑफ रियल नॉलेज इज रीजन, नॉट एक्सपीरियंस। अब यहां पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है। लिख लो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज में हम क्या देख रहे हैं, जैसे इसको एग्जांपल से समझो, लिख लेना एग्जांपल। प्लेटो कहता है व्हाट इज ब्यूटी। ये कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग है, रीजनिंग समझ लोगे तो आपको बहुत आसान रहेगा किसी भी पेपर को लिखने के लिए। व्हाट इज ब्यूटी, ब्यूटी क्या है आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी क्या होती है? इसी को तो ऑब्जेक्टिव बना रहा है, इसी को, यही यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जो भी सब्जेक्टिव मैटर है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिविटी निकालना चाहते हैं ये सारे फिलोसफर्स। इट मींस उसे उसमें से क्या होना चाहिए, कुछ यूनिवर्सल होना चाहिए। हाँ वही मैं कह रहा हूं, क्या है ब्यूटी, क्या है? Who have a good face। अच्छा तो फेस ब्यूटी थोड़ी हुआ, फेस तो ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी हुआ ना। ब्यूटी क्या हो रहा है आप समझ रहे हो, रीजनिंग समझ रहे हो, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हो? हम ब्यूटी को डिफाइन कर रहे हैं। प्लेटो कहता है ब्यूटी क्या है, तो कोई आदमी कहता है रोज के पास ले गया उसे, गुलाब के फूल के पास, कहता है ये ब्यूटी है, तो कहता है ये ब्यूटी थोड़ी है, ये तो रोज है, ये तो क्वालिटी ऑफ ब्यूटी है। ब्यूटी इटसेल्फ को डिफाइन करना चाहता है। जैसे मान लीजिए रोज लिया मैंने, तो रोज में क्या है, क्वालिटी ऑफ ब्यूटी है। ठीक है, ये लिख लो यार, लिखते चले हो। रोज क्या है, क्वालिटी ऑफ ब्यूटी। कोई उसे लेके गया, फिर ऐसे जो आपने एक एग्जांपल दिया, ये ब्यूटीफुल फेस है, तो प्लेटो ये कहेगा कि ब्यूटीफुल फेस नहीं है, ये भी एक क्वालिटी ऑफ ब्यूटी है। ये फेस में ब्यूटी की एक क्वालिटी है, क्योंकि रोज मटेरियल वर्ल्ड है लेकिन वो अच्छा लग रहा है, तो उसने क्या कहा कि ये भी क्वालिटी है ब्यूटी की, हमें अच्छा लग रहा है ना, तो हमने उसे ब्यूटीफुल बना दिया। अब मेरे को किसी का फेस अच्छा लगा तो मैंने उसे ब्यूटीफुल बना दिया, तो ये एक क्वालिटी आ रही है, ये ब्यूटी की क्वालिटी है, ब्यूटी नहीं है। तो ये क्या करना चाह रहा है, एक स्टेटमेंट लिख लो। आफ्टर दिस एग्जाम्पल ही कंक्लूडेड, ऑनलाइन लिख रहे हो बेटा वेंकट? यस सर। ठीक, समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। अच्छा ठीक है। So after that he concluded we have to find oneness in manyness। जैसे मैंने आपको समझाया कि वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी चाहता है जो एक यूनिवर्सल हो, तो क्या चाहता है वो, वननेस कुछ समझ में आए मैनीनेस से। तो क्या कहता है, उसने कुछ आर्गुमेंट्स दिए हैं, नए एक पॉइंट डालो, आर्गुमेंट्स to understand knowledge। तो पहला उसने दिया है वन एंड मैनी, वन एंड मैनी।
जैसे अभी ऊपर देखा हमने, तो उसमें लिख सकते हैं वन कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड मैनी कांट बी। आर्गुमेंट सेकंड लिख लो, आर्गुमेंट फ्रॉम नथिंगनेस। आर्गुमेंट फ्रॉम नथिंगनेस, जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, प्लेटो ने कोशिश करी है कि सब चीजों की डेफिनेशन देने की। डेफिनेशन का मतलब समझते हो? टू डिफाइन समथिंग टू इट्स होल एक्सटेंट। जैसे इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक ग्लास है, ठीक है। ये ग्लास है, इसमें पानी भर सकते हो, कुछ भी भर सकते हो, ठीक है। ग्लास को ग्लास क्या बना रहा है? ग्लासनेस तो बना रही है। तो डेफिनेशन ग्लास की क्या होगी? ग्लास की डेफिनेशन होगी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हॉरिजॉन्टली इतना बड़ा हो, वर्टिकली इतना बड़ा हो सकता है। आप समझ रहे हो? तो और उसके अंदर हम कुछ चीज कंटेन कर सकते हैं जो नीचे से बंद हो। तो ये ग्लास ऐसे बनता है। इसी किसी भी स्ट्रक्चर को, ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर को, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, उसे हम ग्लास कह सकते हैं। तो प्लेटो क्या कर रहा है? प्लेटो कर रहा है कि चीजों की डेफिनेशन देने की कोशिश। जैसे चेयर है, चेयर क्या है? चार पैर होने चाहिए चेयर में, और ऊपर एक बैठने की जगह होनी चाहिए, ठीक है। अब चेयर के चार पैर ऐसे करके ऐसे भी बना सकते हैं, बैठने की जगह कंफर्टेबल भी हो सकता है, पीछे की साइड इंक्लाइन भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेशन चेयरनेस की क्या होगी कि उसमें चार पैर होने चाहिए और ऐसे बैठना चाहिए, ठीक है। तो ये कहता है आर्गुमेंट फ्रॉम नथिंगनेस का मतलब होता है इफ देयर इज नो चेयर इन दिस वर्ल्ड। एग्जांपल ले रहा हूं मैं चेयर के साथ ही। चेयर इन दिस वर्ल्ड, then also there can be the idea of chairness, idea of chair in the mind of people. दूसरा दे दो यार, तो कल का ही रखा है सर, वो सुबह चेंज होता है। अच्छा ठीक है, if there is no chair in the world, then also there will be the idea of chair in the mind of people, and they can make chair again. तो क्या इससे क्या समझ में आया? उन्होंने एक आइडिया माना है जो रियल है, अभी इसको अभी समझते हैं थोड़ी देर में। तीसरा आर्गुमेंट देते हो साइंस से। सर हाँ जी, ये आप ब्यूटीफुल का व्हाट इज ब्यूटी, उसका डेफिनेशन क्या कुछ बोला सर क्या इन्हें प्लेटो ने? और ये सिर्फ तो क्वालिटी ऑफ ब्यूटी तो समझ गए, लेकिन व्हाट इज ब्यूटी आई कुडंट अंडरस्टैंड, लाइक डेफिनेशन क्या है कुछ? ठीक है। ब्यूटी इज ए आइडिया, ब्यूटी इज ए आइडिया विच इज देयर इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। ब्यूटी यहां पर नहीं समझ सकते। ब्यूटी इज नॉट ए पार्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ब्यूटी इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, एंड इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड
आइदर बाय गॉड और बाय सोल, बाय रीजन। फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग ब्यूटी को नहीं समझ सकते, ये ट्रांसडेंटल एंटिटी है। आई विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो कि वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट में है कि जब हम आइडिया को डिस्कस करेंगे ना वेंकट, ओके जब हम आइडिया को डिस्कस करेंगे तब हम समझेंगे कि आइडियाज आर परमानेंट एंड दोज आइडियाज आर इन द ट्रांसडेंटल वर्ल्ड, so we cannot find the real picture of beauty in this particular physical world. ओके इसलिए हम हर जगह हम देखेंगे क्वालिटी, we do not find any perfect chair in this physical world. We just have the idea of chair, we just have the idea of beauty. आप समझ पा रहे हैं मेरी बात कि चेयर ऐसी हो सकती है, परफेक्ट चेयर कोई नहीं है, परफेक्ट ब्यूटीफुल कुछ नहीं है। दैट इज आइडिया दैट रिमेन इन ट्रांसडेंटल वर्ल्ड। ये थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करता हूं आपको। कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर हुआ वेंकट? यस सर। क्या समझे आप, मेरे को बताइए। Beauty is something that can not be defined in a physical world. It exists सिर्फ in transcendental world, and True. it's an idea which cannot be directly expressed, rather can be pointed out by its quality. ट्रू, वंडरफुल। तो मतलब मेरा पॉइंट समझ में आ गया आपको। थर्ड पॉइंट हम लिख रहे थे आर्गुमेंट फ्रॉम साइंस। तो आर्गुमेंट साइंस में वो ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए देर, जैसे समझने की कोशिश करिए कि जैसे मान लीजिए कुछ चीज, जैसे मान लीजिए किसी भी कॉज के पीछे कुछ इफेक्ट होता है या कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके पीछे कुछ कॉज होगा। तो यही कहना चाहते हैं कि फ्रॉम नथिंगनेस समथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस, तो देयर मस्ट समथिंग मस्ट बी देयर। इसको एग्जांपल से समझ लें, उन्होंने भी कई एग्जांपल दिए हैं। जैसे मैटर होना चाहिए जिसकी वजह से ये वर्ल्ड हम लोग देख रहे हैं। अगर मैटर नहीं है तो मैटर के अलावा ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से वर्ल्ड होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी रिसेंट की हम थ्योरी देखते हैं, तो रिसेंट की थ्योरी में हम देख सकते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो साइंटिस्ट सपोर्ट करते हैं कि कुछ चीज थी, उसमें कुछ एक्सप्लोड हुआ और ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। यही है थ्योरी साइंस की वेंकट? यस सर। यही थ्योरी है साइंस की, बिग बैंग थ्योरी, कि समथिंग मस्ट बी देयर टू प्रोड्यूस सम इफेक्ट। यही कहना चाहता है प्लेटो भी। तो ये आर्गुमेंट दे रहा है। सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन, आर्गुमेंट फ्रॉम साइंस के बाद फ्रॉम एग्जांपल लिख लो, बिग बैंग थ्योरी। फ्रॉम द अबव डिस्कशन Plato find out the metaphysical entity can be the object of knowledge. इन सारी चीजों से क्या समझ में आया? जो Plato find out that Plato found out that the metaphysical entity, can be the object of knowledge. The metaphysical entity can be the object of knowledge which is permanent. Which is permanent. Second point लिख लीजिए. So all the object of world is impermanent, changeable,
in nature, all the object of world is impermanent and changeable in nature. So the thing which is higher than material world is metaphysical entity. और उस मेटाफिजिकल एंटिटी को that metaphysical entity is considered as idea. और आइडिया को कैसे जानते हैं हम? थ्रू रीजन. आइडिया के नीचे ऐसे करके एक लिख लीजिए, आइडिया कैन बी नोन थ्रू रीजन. आगे लिख लीजिए, आइडियाज आर रियल एंड वर्थ नोइंग. Therefore, idea never fade, never dies. Idea never fade, never dies. They are permanent and always remain always. ये एक बेसिक थ्योरी ऑफ आइडिया दिया है उन्होंने. Sir, they are never permanent. Idea never fade, never died. They are permanent and remain always remains. It is known as theory of idea. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी फिलॉसफी. Never dies, they are always permanent. और उसके बाद एक सेकंड देख लेता हूं. Never fade, never dies. They are permanent and always remains. अच्छा, क्वेश्चन इसमें सब पे जो अच्छा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं क्वेश्चंस का भी. आपने अगर क्वेश्चंस देखे होंगे, क्वेश्चन का लेवल चेंज हुआ है. अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपल नहीं आएगा, व्हाट आर द आइडियाज. क्वेश्चन आएगा या तो प्लेटो के आइडिया को लेके और सेकंड इम्प्रेसिव फिलॉसफी के एक पोर्शन को लेके. मान लीजिए प्लेटो पूछा तो प्लेटो प्लस एरिस्टोटल नहीं पूछेगा, कांट भी नहीं पूछेगा. अगर प्लेटो रैशनलिस्ट है तो इम्प्रेसिस्ट के साथ पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा. और अगर दोनों इम्प्रेसिस्ट रैशनलिस्ट पूछेगा तो ये पूछेगा कि उन दोनों में डिफरेंस क्या था. तो उसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि उसमें प्लस क्या था, दोनों कहां पर मैच करते हैं. उसके बाद आप डिफरेंस बता सकते हो, नहीं तो आप डिफरेंस बता ही नहीं पाओगे. ऐसे ही इसमें पूछेगा. क्वेश्चन सिंपल नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको आइडिया समझा रहा हूं कि मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हो. आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस. इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. तो अभी तो हमने बेसिक थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या देखा है, किसी भी चीज को डिफाइन कैसे कर रहे हैं. हमने एग्जांपल लिया ब्यूटी का, तो ब्यूटी का हम एक पॉइंट्स देखते हैं यहां पर कि ब्यूटी क्या हो सकती है, ब्यूटी की क्वालिटी क्या है. एग्जैक्ट ब्यूटी कहां है हमें कुछ नहीं पता है अभी तक, मैंने उस पर बात आया नहीं. वैसे वो ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में, तो हमने सिर्फ इतना पता किया है कि जो भी यहां पर चीजें हैं वो इम्परफेक्ट हुई हैं. जो हमने 3 अभी रीजंस देखे हैं, ये तीनों रीजन आपको याद होने चाहिए. पहला है वन एंड मैनी, सेकेंड है आर्गुमेंट फ्रॉम साइंस, एक और दिया था मैंने शायद, आर्गुमेंट फ्रॉम नथिंगनेस. ये 3 चीजें दी हैं. इससे हमें यह समझ में आया है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो
इम्परमानेंट है, डिस्ट्रक्टेबल है। और इससे हमें यह समझ में आया है आइडियाज परमानेंट है, चाहे वो चेयरनेस हो, चाहे वो मैननेस हो। और अगर बाई चांस कभी क्या हुआ कि कोई आदमी, मान लीजिए जो आदमी चेयर बनाना जानते थे वो सब मर गए, चेयर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई प्रेजेंट चेयर नहीं है। मान लीजिए जो चेयर है उस कोई भी चेयर बची नहीं है इस वर्ल्ड में, लेकिन अगर उसका आइडिया होगा माइंड में तो हम न्यू चेयर बना सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि आइडियाज आर परमानेंट। ये लिख लो यार, आइडियाज आर परमानेंट। ये वैसे लिखवाया है मैंने, जब मैं ऐसे कुछ करके कुछ बताऊं ना तो कोशिश करा को लिख लो, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये थोड़ा टिपिकल है, ये समझ लें, इसीलिए सोक्रेटिस समझना जरूरी था। नहीं तो ये चीज समझ में नहीं आती कि आइडियाज कहां से आ गए, आइडियाज के क्या पोजीशंस है। अब हम ये समझेंगे व्हाट इज आइडिया। हाँ हाँ बेटा। प्लेटो के अकॉर्डिंग से आइडिया इज द गॉड और आइडिया इज द अल्टीमेट, इज इट? आइडियाज आर अल्टीमेट। गॉड की डेफिनेशन अलग है। गॉड को जो अभी आएंगे, गॉड का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, सोल का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। तो गॉड को वो परमानेंट गॉड नहीं मानता है, डिमिकस करके कुछ मानता है, जिसको कहते हैं विश्वकर्मा। फुल पावरफुल अथॉरिटी नहीं है गॉड के पास भी। So he places idea above God as well, Plato. हाँ, आइडियाज आर, गॉड भी जो है वो ऐसा है कि वो आइडियाज के थ्रू ही वर्ल्ड बना। मैं उस पर भी आऊंगा, एक एक करके चीजें समझेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो आइडिया को क्या माना है? एक लाइन लिख लो, व्हाट इज आइडिया। वेंकट, व्हाट इज आइडिया? No idea. अभी तक क्या समझे? हम ये तो समझ गए ना कि आइडिया क्या है। Idea is something that never dies और उसका permanence है, और even if the physical world dies, the idea remains. इससे फुल चीज क्या हुई? आइडियाज आर परमानेंट, इज इट? yes sir. सो अगर जो चीज परमानेंट है और जो डिपेंडेबल नहीं है किसी पे, उसको क्या कहा जा सकता है? ये लिखो, आइडियाज आर, आइडिया क्या है? परमानेंट है। अगर आइडिया किसी पे डिपेंडेबल नहीं है तो उसे क्या कह सकते हैं? अगर कोई भी चीज किसी पे डिपेंड नहीं होती है तो उसको क्या कहा जाता है? सेल्फ सस्टेनिंग, इंडिपेंडेंट। नहीं, मैंने एक टर्म बोला था उसके लिए, कॉन्सेप्ट सोक्रेटिस का है। कॉन्सेप्ट और आइडिया एग्जैक्टली सेम है। वहां पर कॉन्सेप्ट टर्म यूज करा है, यहां आइडिया टर्म यूज करा है। आइडियाज आर इटर्नल। एक आइडिया नहीं है, आइडिया बहुत सारे हैं। चेयर का अलग आइडिया, मैननेस का अलग आइडिया है। तो ये सारी चीजें मैं मान रहा हूं। यस, मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखवाई थी, कल भी लिखवाई थी। है सब्सटेंस। हाँ, आइडिया क्या है? सब्सटेंस है। सब्सटेंस क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए। यही बताया था सब्सटेंस। तो आइडिया क्या हुआ? सब्सटेंस हुआ। सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स। तो आइडिया क्या हो गया? सब्सटेंस। आइडिया ऐसे समझो, अब आइडिया को और बहुत अच्छे से समझने के लिए, आइडिया एक सांचा है। सांचा समझते हो? मोल्ड। प्लेटो आइडिया को मोल्ड मानता है।
सांचा, सांचा समझ रहे हो? सांचा समझते हो वेंकट? नहीं सर। सांचा नहीं समझते। मोल्ड समझते हो? MOULD। हाँ है सर। अच्छा, जैसे मान लो कोई रिंग बनती है गोल्ड की, तो उसका कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर होता होगा ना रिंग बनाने वाले के पास, जिसके अंदर वो गोल्ड डालता है और रिंग की शेप ले लेता है। वेंकट, आपको समझ में आ रहा है? यस सर सर। If someone is making ring from gold, he must have some mold with them ना, जहां पर वो गोल्ड को पिघला के डालता है, so that it gets some shape। वेंकट, यस सर। ये समझ में आया? हाँ हाँ यस सर। क्या समझे? समथिंग दैट यू कैन मेक शेप आउट ऑफ, लाइक जो भी हो। हाँ, जो भी है, किसी भी चीज का सांचा का मतलब होता है, मोल्ड का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ डालो तो एज इट इज आ जाए। समझे? कभी Yes, sir. गुजिया बनाई है? गुजिया बनाई है? गुजिया बनाई है कभी? गुजिया क्या होता है सर? गुजिया एक नहीं, एक मटेरियल होता है जो होली के आसपास बनता है, स्पेशली इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया। अच्छा पता नहीं सर। पता है? नहीं नहीं पता नहीं सर। पता नहीं, एक बार क्या करना, आज डालना यूट्यूब पे गुजिया कैसे बनाते हैं। ओके। ठीक है? वो सेम स्ट्रक्चर मैंने इसलिए अच्छा ये वाला, ओके 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 ओके। मैंने इसलिए बोला ये स्ट्रक्चर, क्योंकि जो हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, दे अंडरस्टूड कि उसका एक सांचा होता है ऐसा, यस सर, गॉट इट गॉट इट। उसके अभी अंदर गूगल में मटेरियल भर देते हैं और उसको प्रेस कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इसी तरीके की एक गुजिया आ जाती है, देन वी विल पुट इट इनटू जो भी मैं क्या ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल में फ्राई करके देन वी गेट दिस शेप। हाँ हाँ। तो उसे मोल्ड कहा जाता है। तो आइडियाज आर मोल्ड। समझ में आया? ये बहुत बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं। Yes, ऐसे sir. पेपर लिखा जाता है, रिसर्च पेपर में ऐसे ही लिखा जाता है कि आप पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए, इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं उसमें। तो आइडिया क्या हुआ? आइडिया मोल्ड्स हैं। कास्टा, कास्टा भी बोला जाता है उसे, मोल्ड हो या कास्टा हो। और आइडिया क्या है? अगर परमानेंट इन नेचर है, सब्सटेंस है, तो आइडिया और क्या हो सकते हैं? आइडिया यूनिवर्सल भी तो होंगे। फिर यूनिवर्सल की क्या डेफिनेशन लिखाई थी मैंने? बताइए, यूनिवर्सल की क्या डेफिनेशन लिखाई थी? कॉमन एंड एसेंशियल क्वालिटी। वेंकट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल? Common and essential quality of all the members of particular class. ठीक है, तो अगर सब्सटेंस है तो फिर यूनिवर्सल भी होगा। अगर मान लीजिए आइडिया मैन का है, मैननेस का है, तो वो यूनिवर्सल हो गया ना। सारे मैननेस के अंदर मैननेस, मैन के अंदर मैननेस तो होगी। Yes sir. आप समझिए? ठीक है, तो क्या हुआ? स्ट्रक्चर बनाते हुए चल रहे हो। सबसे पहले आइडिया क्या है? आइडिया परमानेंट होता है, आइडिया सब्सटेंस है, और आइडिया क्या है? यूनिवर्सल है। ये पॉइंट लिख लिए सारे? ठीक है, अब हम आते हैं, हमें ये सब पता चल गया कि आइडिया परमानेंट है, यूनिवर्सल है, सब्सटेंस है। तो आइडिया कहां पर है? तो आइडिया जब हम यहां पर समझ नहीं पा रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में, तो आइडिया, तो प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि आइडियाज आर इन ट्रांसडेंटल वर्ल्ड। ये लिख, ऐसे ही बनाते हुए चलो। तो आइडिया कहां पर है? ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में है। Sir, एक पॉइंट all substances universal होगा क्या? क्या क्या कह रहे हैं? All substances universal है क्या सर?
all substances are universal. All substances are universal, right? Okay. All ideas are, to make it correct, all ideas are universal. Okay. Okay. ठीक है, whether it is example, whether it is manness, cowness, chairness, everything, etc. ठीक है, make a line. General ideas are found in transcendental world. This is very important. General idea is found in transcendental world. We can't see, second point में लिख लो, we can't see general idea from our senses. For example, we can't see journal bird. हाँ, journal bird we can't see journal bird, but we can see a bird, a sparrow, not bird. We can see a sparrow, a parrot, a peacock, etc. We can't see journal bird. We can't see journal bird, but we can see a sparrow, parrot, peacock, etc. तो आइडियाज आर ट्रांसडेंटल. एक और पॉइंट लिख लो नीचे एक लाइन में. आइडिया आर एसेंस दैट इज ओनली थॉट एंड वी कैन नो इट फ्रॉम रीजन. आर एसेंस दैट इज ओनली थॉट एंड वी कैन सी, वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीजन. एक और चीज लिखते हैं, अगर कोई चीज यूनिवर्सल है तो वो क्या होगी? बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम होगी. लिख लो सो आइडियाज आर बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम. अगर वो ट्रांसडेंटल है तो ट्रांसडेंटल की क्वालिटी है ना, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है. तो आइडियाज आर बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम. कैसे? इसीलिए तो हम इनपरफेक्ट हैं. अगर ये बियॉन्ड टाइम और स्पेस है तो फिर हम सोच कैसे रहे? हम उसकी थ्योरी अलग है. जो आपने पूछा है वैलिड क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, उस पे हम आ रहे हैं. क्वेश्चन रिपीट करना सर, मेरे को नहीं समझ आया. ये कह रहे हैं कि जैसे मैं और आप जो सोच रहे हैं दैट इज ऑल्सो एन आइडिया. यस सर. एंड वी आर थिंकिंग इट इन द स्पेस एंड टाइम. यस सर, आई हैव द सेम क्वेश्चन. इसीलिए यू हैव द सेम क्वेश्चन. ओके, सो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. मान लीजिए जो आप आइडिया सोच रहे हैं, सो आइडिया की क्वालिटी मैंने जब बताया है इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में, दैट इज इम्परफेक्ट. yes idea which we are thinking is imperfect. Idea which we are dealing is perfect. So there is a point that how this
imperfect idea and perfect idea correlates. Is it? यही तो हुआ वेंकट. Yes, sir. तो इसी थ्योरी पे हम आ रहे हैं. ये बेसिक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आना है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तभी इसका मतलब है कि आप पीछे की चीज समझ गए. तभी क्या करा है, बहुत बस इसी पे ही आ गए हम. ये यही चीज ही एक्सप्लेन करना था. तो मैं एक दो लाइनें लिख रहा हूं. आइडिया इंडिस्ट्रक्टेबल, ये सब उसी में लिख लीजिए आगे ऊपर कहीं पर. आइडियाज परमानेंट, इंडिस्ट्रक्टेबल और वो सब लिख लीजिए. अब इसमें एक चीज जो और एक्सप्लेन करनी थी मुझे, वो ये थी, जो आइडिया है वो अब मेंटल इन नेचर नहीं है जैसे सोक्रेटिस में था. ठीक है, ये ट्रांसडेंटल हो गया है. ये गलत हो गया है. यहां पर चेंज हुआ है. प्लेटो हैव चेंज सर्टेन थिंग्स. सो द आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट इज नॉट मेंटल इन नेचर, नाउ इट इज ट्रांसडेंटल इन नेचर. ठीक है. अब हमने कुछ कॉजेस पढ़े थे. कॉजेस का मतलब जैसे मटेरियल कॉज पढ़ा था आपने, तो उसमें पढ़ा होगा ना इंडियन फिलोसफी में. हाँ, मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज पढ़ा था ना. तो आइडियाज आर मटेरियल कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड. स्टेटमेंट लिखते रहिए ये वाली. आइडियाज आर मटेरियल कॉज ऑफ द वर्ल्ड. Ideas are material cause of the world. Ideas is pure thought and is not exist in our mind. Not exist in our mind. Ideas are pure thought, is not exist in our mind. Idea have unity. इसका एग्जांपल समझ लीजिए आइडिया में यूनिटी कैसे है. जैसे चेयरनेस है एग्जांपल, तो ऑल चेयर हैव द एसेंस ऑफ चेयरनेस. वेंकट, इट इज क्लियर. आइडिया हैव यूनिटी. एग्जाम्पल दिया है मैंने. ऑल, जैसे एग्जाम्पल है चेयरनेस, सो ऑल चेयर हैव द सेम चेयरनेस in all kind of chair. The quality of chairness is there in all chairs. Now, अब हम ये सारी चीजें तो समझ गए. आइडिया मेंटल है, ट्रांसडेंटल है. ठीक है. आइडिया को जनरली प्लेटो ने दो कॉन्सेप्ट को मर्ज करा है. मटेरियल वर्ल्ड को, तो इसमें लिख लीजिए, मैं सेकंड में लिख लेते हैं. प्लेटो has harnessed to earlier views. Harmonized, HARMONISED. Plato has harmonized two earlier views. First, Heraclitus और Heraclitus. सेकंड है परमनाइडस. हेराक्लिटस HERACLITUS.
सेकंड इज परमेनाइडस, PARMENIDIES। हाँ वेंकट बताओ। सर मुझे जाना है, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, सॉरी सर। हाँ ठीक है, 10 मिनट की बची है, ठीक है। हाँ मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर, थैंक यू सर। ये अगर 5 मिनट रुक सकते हो तो रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मीटिंग है सर मेरे को अच्छा ऑफिस में। ठीक है, ये देख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे मिस मत करना। हाँ पक्का जरूर देख लूंगा। ठीक है, तो हेराक्लेटस और परमेनाइडस से पहले के जो सोफिस्ट और बाकी थे उसमें ये दो थॉट्स थे। तो हेराक्लिटस क्या कहता था, देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ये हेराक्लिटस का पॉइंट ऑफ व्यू था। एवरीथिंग इज, देयर इज नथिंग, एवरीथिंग इज चेंजेबल इन नेचर, एवरीथिंग इज चेंजेबल इन नेचर। ये हेराक्लिटस है, ठीक है। इटर्निटी इज मियर इल्यूजन, eternity is mere illusion। अब यहां पर आ जाते हैं। परमेनाइडस कहता था इटर्निटी और बीइंग, इसको हेराक्लिटस के एक थॉट को कहा जाता है बिकमिंग। चेंज और बिकमिंग इज एक्सेप्टेड एज रियल। चारवाक से, बुद्धिज्म से कुछ पॉइंट्स मैच करते हैं, लेकिन बुद्धिज्म बहुत सारी चीजों को मान लेता है, ठीक है। ये किसी भी चीज को नहीं मान रहा है। तो इसमें मैंने बताया था आपको, लिखिए, चेंज और बिकमिंग इज एक्सेप्टेड एज रियल। Becoming is accepted as real, change और becoming is accepted as real, ठीक है। परमानाइडस पे आइए। इटर्निटी और बीइंग, इटर्निटी और बीइंग इज एक्सेप्टेड एज रियल। accepted as mere illusion। तो यहां पर ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए। ये हो गया एम्पिरिकल वर्ल्ड, ये हो गया ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। इसमें समझ में आया चेंज और बिकमिंग। और इसमें था, हाँ, चेंजेबल इन नेचर है सब चीज, बिकमिंग है, ये बीइंग है। इटर्निटी एक साइड है चेंज, एक साइड है इटर्निटी। एक ने मटेरियल वर्ल्ड को माना है कि होता है और इटर्निटी कुछ नहीं है, एक कह रही है इटर्निटी होती है, मटेरियल वर्ल्ड कुछ नहीं होता। तो ये दो अलग अलग थॉट थे, ठीक है। जो आप पूछ रहे थे ना रिलेशन कैसे होगा, ये रिलेशन दिखा रहा हूं। ये प्लेटो ने अपना थॉट बनाया है, ठीक है, इन दोनों को एक्सेप्ट करके। एक साइड मटेरियल वर्ल्ड हो गया था, एक साइड ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। तो एम्पिरिकल वर्ल्ड में ये बताता है एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स इज चेंजेबल इन नेचर। हाँ, एग्जाम्पल कैसे हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर है। अब यहां ठीक है।
इंपेरिकल वर्ल्ड के नीचे लिखना है। अब ये समझ लो ये प्लेटो का इंपेरिकल वर्ल्ड चल रहा है, वर्ल्ड, ठीक है। यहां पर लिखना है इंपेरिकल वर्ल्ड में एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स इज चेंजेबल इन नेचर। Every object of this universe is changeable in nature. Second लिखिए, Heraclitus thought on this level. ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट है, ये हम बता रहे हैं कि इससे यहां से ले लिया है उन्होंने। Accepted Heraclitus thought on this level. सेकंड साइड पे लिखे इटर्निटी और बीइंग इज एक्सेप्टेड एज रियल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज या ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में। यहां लाइन लिख लो, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड के नीचे ये ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, इसी में एक और ब्रैकेट छोटा सा बना लो, उसमें लिख दो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड वाले में। हाँ, जहां ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड होगा उसका मीन्स है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, ठीक है। वहां पर लिख लीजिए इटर्निटी और बीइंग इज एक्सेप्टेड एज रियल। सेकंड है प्लेटो हैज गिवन मच मोर एम्फेसिस ऑन दिस ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। एम्पिरिकल वर्ल्ड। अब क्या हुआ, अब यहां पर हमें क्या करना है। अब प्लेटो ने ये तो बता दिया कि मैंने कहां से कौन से थॉट लिए। एक जगह मैंने माना है कि एम्पिरिकल वर्ल्ड के लिए चेंजेबल नेचर है, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड के लिए एग्जिस्टेंस है इन द ट्रांसेंडेंटल लेवल ऑफ आइडियाज, ठीक है। अब लेकिन जो ये एम्पिरिकल वर्ल्ड है और ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, ये मिलते कैसे हैं, क्योंकि यहां पर भी तो चीजें हैं। तो उसने कुछ थ्योरीज दी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं। एक कॉन्सेप्ट है कॉपी थ्योरी। कॉपी थ्योरी का मतलब है जो वर्डली ऑब्जेक्ट हैं वो कॉपी ऑफ आइडिया है। जो ये यहां के जो भी ऑब्जेक्ट हैं ये इस मेन आइडियाज की कॉपी हैं, जो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, हाँ, कॉपी थ्योरी के साइड में लिखिए वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स आर कॉपी ऑफ आइडिया। सेकंड है पार्टिसिपेशन थ्योरी। पार्टिसिपेशन थ्योरी, उसके नीचे लिखिए ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स पार्टिसिपेट इन देयर आइडिया। पार्टिसिपेट इन देयर आइडिया। एग्जाम्पल, ऑल व्हाइट ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट इन द आइडिया ऑफ व्हाइटनेस। All white object participates in the idea of whiteness. Second है expression theory. Third, expression theory. Worldly objects are imperfect expression of idea. Expression theory. यही तीन थ्योरी से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं। Worldly objects are imperfect expression of idea. Worldly objects are in options of idea.
आर पार्शली अनरियल। ये बना लीजिए, इसमें लिख दीजिए ग्रे एरिया। 2 मिनट दे दीजिए। ये है ग्रे एरिया, यही वर्ल्डली ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं। ये रियल है, ये है अनरियल। ये रियल है, ये अनरियल है, इनके बीच में कहीं है ये वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, इसे ग्रे एरिया कहते हैं, या वर्ल्डली ऑब्जेक्ट यहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कल ध्यान से और समझा देंगे, थोड़ा टाइम हो गया सर, वहां बोल रहे हैं सर। हाँ। ठीक है, थैंक यू। You are currently the only person in this conference.